नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। खबर देश के मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन से, खबर कांग्रेस पार्टी से है और खबर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वप्निल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल संक्षेप में, ज्यादा समय गवाए बिना सीधे दर्शकों के सामने आएंगे। पहले हमने बिहार में देखा किस तरह से तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को दबाने की, झुकाने की कोशिश करते हुए नजर आए। नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव बुरी तरह से हार गए। सिर्फ एक विधायक के बल पर वो बिहार में विपक्ष के नेता बने हुए, कैबिनेट मंत्री का सुख भोग रहे हैं। लेकिन उनकी माता राबड़ी देवी से जो आवास आवंटित किया गया था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिए खाली करवाया जा रहा है। बंगले वाला पॉलिटिक्स है। और बहुत ज्यादा समय नहीं बीता स्वप्निल भाई, हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि जो ममता बनर्जी लोकसभा में एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी कांग्रेस पार्टी को, जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से मिलकर लड़ने को तैयार नहीं थी, वो बुरी तरह से हार गई। और आज उनके बागी विधायक जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2/3 विधायक है, हम अब विधानसभा स्पीकर से मिलेंगे, असली तृणमूल कांग्रेस हम हैं। चुनाव चिन्ह पर भी वो दावा जता रहे हैं। दर्शकों से कहूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, क्या तकनीकी तौर पर वो दावा जता रहे हैं पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर। और अब ज्ञानेश कुमार के पाले में फैसला जाएगा। ज्ञानेश कुमार क्या फैसला करेंगे ये हमें और आपको सबको पता है। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई थी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर। अब अखिलेश यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुत ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, सीधे सीधे क्या लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, क्या एम.के. स्टालिन, क्या ममता बनर्जी के हश्र से सबक सीखकर अखिलेश यादव अपने रवैये में कुछ बदलाव ला रहे हैं? क्या खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से वो बड़ी? अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सीधे आप बताइए क्या खबर है। संतोष भाई, निश्चित तौर पर जो आज खबर आई वो बड़ी खबर है और वो इस बात का संकेत देती है सीधे तौर पे कि अखिलेश यादव ने एक सबक तो लिया है, उनके सुर बदले तो हैं। या फिर मैं एक कदम आगे बढ़ के बताऊं, शायद सपा के जो समर्थक हों उनको बुरा लगे, अखिलेश यादव सुधर गए, सुधरे हैं वो सबक लेते हैं। भाई, अभी तक आप देखिए, अखिलेश यादव ने भले कहा हो ना कहा हो, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम बयानवीर वो कह रहे थे कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का वजूद क्या है, बहुत लड़ना है तो 30 सीट ले ले, 40 सीट ले ले, 50 ले ले। अब आज दैनिक भास्कर में एक खबर छपी और खबर सीधे तौर पर यह बताती है कि इस बार अखिलेश सर्वे करा करके टिकट देंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण उस हेडलाइन में हमें दिखा वो ये था, सीधे तौर पे लिखा गया कि पूर्व आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, पूर्व प्रमुख सचिव आलोक रंजन के नेतृत्व में यह सर्वे हो रहा है और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देनी चाहिए गठबंधन। कांग्रेस लगभग इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। भले ही कांग्रेस कहे कि हम 400 के 400 सीटों पर लड़ लेंगे, लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति को जानती है। उसकी भी जो इस समय स्थिति है वो 70-75 सीटें लड़के वहां पर कुछ सीटें हासिल कर ले, वही उसके लिए बेहतर है। और अखिलेश यादव बिना मांगे ये ऑफर अब खुद दे रहे हैं, ये हेडलाइन छप रही है। तो संतोष भाई, ये छोटी बात तो नहीं है और ये संयोग भी नहीं है कि उस वक्त पे हो रहा है जब पश्चिम बंगाल के नतीजे आ गए, जब टीएमसी का हाल बुरा हो चला है, जब ममता बनर्जी के हाथ में टीएमसी रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी लेने वाला नहीं। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि 70 से 75 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव देंगे। कुछ दिन पहले तक अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि मसला जो है वो सीट का या कैंडिडेट का नहीं है, बल्कि जीतने का है, यानी जिताऊ उम्मीदवार का है। और ये लगातार कांग्रेस पार्टी में भी कुछ बयान बहादुर है, समाजवादी पार्टी में भी कुछ बयान बहादुर है। लगातार बयान दे रहे हैं, कल भी दिया उन्होंने बयान। हाँ, दोनों में बयान बहादुर की कमी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय अंतिम समय पर गांधी परिवार और अखिलेश यादव में बातचीत हुई और उसके बाद एक रास्ता निकला, और उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को एक तरह से पटखनी दे दी। क्या ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या हम मानकर चले कि जो कुछ बिहार में देखने को मिला, जो कुछ उत्तर प्रदेश में, जो कुछ पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, वो कम से कम उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा? और क्या गांधी परिवार और अखिलेश यादव दोनों ही
अपने बयान बहादुर नेताओं पर लगाम लगा पाएंगे? नहीं, देखिए, बयान बहादुर नेताओं पर लगाम लगाना वो बड़ा मुश्किल है। अभी जैसे मैं आपको तमिलनाडु को एक एग्जांपल दूं, एमके स्टैलिन ने तमाम नेताओं को अपनी बोला कि भाई अभी जो है ना, अभी कांग्रेस के खिलाफ कुछ मत बोलो, अभी राहुल के खिलाफ कुछ मत बोलो, जितना बोलना था तुम लोगों ने बोल दिया, थोड़ा शांत हो जाओ। उसके बावजूद डीएमके के तमाम नेता बयान अभी भी दे रहे हैं। एमके स्टैलिन ने तकरीबन 1 सप्ताह पहले ये बात कही है, उसके बावजूद। तो वहां पर बयानों पर रोक लग जाएगा, ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन हाँ, देखिए क्या है, अभी आपने खुद ही कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अंतिम वक्त पे, लेकिन संतोष भाई, सोचने वाली बात है कि अभी अंतिम वक्त नहीं, अभी शुरुआती वक्त है। तो अगर शुरुआती वक्त में अखिलेश यादव की पार्टी एक बड़ा दल दिखा रही है, तो निश्चित तौर पर इसे इस तरीके से समझिए कि अब इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस की तो अब एक्शन में दिख रहा है, वो अब अंतिम वक्त तक किसी फैसले को टालने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जितना समय गवाएंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। लिहाजा अभी ये शुरुआती समय है और शुरुआत में ही अखिलेश सिफारिश नहीं, सर्वे से चुनेंगे जिताऊ कैंडिडेट, रिटायर्ड आईएएस को जिम्मेदारी, कांग्रेस को 70 से 75 सीटें दे सकते हैं। जी, दैनिक भास्कर की तो देखिए ये बिल्कुल अभी ये दैनिक भास्कर का हेडलाइन है स्वप्निल भाई, जो आपने पढ़ के भी सुनाया हमारे दर्शकों को, और ये बता रहा है, ये सीधे सीधे बता रहा है कि माहौल बदलना शुरू हो गया। माहौल कैसे बदलना शुरू हो गया? ये जो दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, ये बता रहा है कि अखिलेश सिफारिश नहीं, सर्वे से चुनेंगे जिताऊ कैंडिडेट, रिटायर्ड आईएएस को जिम्मेदारी, कांग्रेस को 70 से 75 सीटें दे सकते हैं। लेकिन आगे इसमें और भी जो खबर है वो भी मैं दर्शकों के सामने रख दूं जरा, और वो भी जी, दर्शकों के सामने रखना, दर्शकों के सामने बताना, क्योंकि सीधे पुख्ता खबर हम रख रहे हैं। और वो खबर, जो दूसरी खबर जो दर्शकों के सामने है, उसमें थोड़ा सा विस्तार से है, जो स्वप्निल भाई ने बताया भी है, वो विस्तार से आपके सामने इसको रख रहे हैं और इसको बताएंगे भी कि ये क्या खबर है। ये जो दूसरी विस्तार से जो खबर है वो आपके स्क्रीन पर है, और इसको देखिए, इसमें क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है, जिसका जिक्र स्वप्निल भाई ने भी किया, कि यूपी में समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संभावित कैंडिडेट्स का सर्वे करवा रही है। टिकट के दावेदार कितने मजबूत है जमीनी धरातल पर, इसको दो तरह से जांचा जा रहा है। पहला, प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराकर, दूसरा लोकल लीडर के फीडबैक के आधार पर। और सर्वे की मॉनिटरिंग खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस बार टिकट वितरण में सर्वे और फीडबैक को प्राथमिकता दी जाएगी, सिफारिशें नहीं चलेंगी। सपा उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारेगी जिनका अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार होगा, छवि बेदाग होगी और वो जिताऊ कैंडिडेट होंगे। सर्वे टीम की कमान रिटायर्ड आईएएस आलोक रंजन संभाल रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने का सुझाव दिया है, और आगे बड़ा विस्तार से बताया गया कि 403 सीटों पर किस तरह से सर्वे किया गया, कैसे उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, किन फ्लॉप नेताओं से दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस को कितने सीटें देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्वप्निल भाई, जो कांग्रेस के हलकों से खबर आ रही है, एक तो खबर जी, दोनों तरफ से आ रही है कि दोनों तरफ हाँ, से हमें बताया जा रहा है कि भैया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है वो 403 सीटों पर भी लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब ये उस बीच में गठबंधन की खबरें, क्या कांग्रेस पार्टी इतनी कम सीटों पर मानने को तैयार होगी, 70 से 75 पर? अच्छा संतोष भाई, एक बात बताइए ना, पिछली बार जब इनका गठबंधन था अखिलेश यादव के साथ, कितनी सीटों पे विधानसभा में लड़ी थी कांग्रेस? 105 सीटों पे। क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। इस बार 17 सीटों पे लड़ा लोकसभा का चुनाव। मैं मानता हूं उनमें से कुछ सीटें ऐसी थी 17 में जहां पर कांग्रेस की क्या, सपा की भी जीतने की संभावना नहीं थी, कोई नहीं जीत पाता। लेकिन कम से कम कांग्रेस 6 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल करी, 43 सीटों के आंकड़े तक पहुंचा इंडिया गठबंधन। लाभ तो हुआ। अब अगर कांग्रेस इस बात पे अड़ जाए तो ये कांग्रेस की भी गलती होगी। अगर कांग्रेस कहे ना कि नहीं भैया हमको तो 120 सीटों पे लड़ना है, या चलो पिछली बार की तरह 105 सीटों पे लड़ लो, 105 सीटें हमको दे दो। भाई 105 आपके पास आज की तारीख में उंगली पे गिन करके ना कैंडिडेट नहीं है। कार्डर की बात नहीं कर रहा हूं, कैंडिडेट नहीं है। 70-75 ये जो सीटें अखिलेश यादव देंगे ना, ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां इन्हीं घटक दलों की भी है। एक बात और समझने की जरूरत है संतोष भाई, 70-75 सीटें जो अखिलेश देंगे, इनमें से 20-25 सीटों पर अखिलेश को कैंडिडेट भी देना होगा कि भैया ये कैंडिडेट है, जिताओ लो, इसको लड़ा लो।
अपने सिंबल पे लड़ा लो। ये वास्तविकता है कांग्रेस की। और ऐसा नहीं है कांग्रेस इस बात को जानती नहीं है। तो जो बयान बहादुर है वो कुछ भी कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संतोष भाई, अगर बचाना है इन्हें अपने वजूद को, देखिए एक इसमें एक चीज और भी है। वजूद बचाने की चिंता इस समय सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को है। एक ही मजबूरी भी है उनकी, वो कांग्रेस को है नहीं। कांग्रेस देखेगी जाके 2029 में, और कांग्रेस को अपना वजूद देखना है अभी पंजाब के चुनाव में, कांग्रेस को देखना है उत्तराखंड के चुनाव में, तो कांग्रेस वहां पर फोकस करेगी। लेकिन अगर कांग्रेस इसके बाद अड़ती है ना, 70-75 के बाद, मैं कह रहा हूं अगर वो 80 सीटें भी मांग रही है, तो पहले कांग्रेस को चाहिए अपने 80 कैंडिडेट जिताऊ जरा खोज करके रखे उत्तर प्रदेश में, जिताऊ कैंडिडेट, और वो सूची लेकर के चली जाए, जाकर के बैठ जाए सपा दफ्तर में, कर ले माथापच्ची। अजय राय चले जाए, अविनाश पांडे चले जाए, 403 सीटों पे हम लड़ लेंगे जी। अरे तो लड़ो ना 403 सीटों पे, सड़क पे उतर के लड़ रही है कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन लड़ रहा है सड़क पे? अजय राय लड़ रहे हैं। एक अकेला आदमी पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के हर सीट पे खड़ा होकर के तो चुनाव नहीं लड़ेगा। अजय राय 105 की 105 सीटों से नामांकन तो नहीं भरेंगे। तो जब आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो आप क्यों आखिरकार 105 सीटें, 110 सीटें, 120 सीटों की डिमांड करेंगे? अब वो चंद्रशेखर ने आज तक के एक पत्रकार को बोला, जो क्लिप बड़ी वायरल हुई। चंद्रशेखर ने कहा कि भैया देखिए, एक कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। तो वो देश के सबसे बड़े सबसे तेज चैनल से जुड़े हुए पत्रकार हैं पीयूष, उन्होंने पूछा कि क्या कंडीशन है? तो चंद्रशेखर ने कहा कि देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव हमारी पार्टी के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करें और चुनाव लड़े, और हमको 200 सीटें दे दे लड़ने के लिए। 200 सीटों पे हम लड़े, 203 पे समाजवादी पार्टी लड़ ले। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, 200 सीटें या 20? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं 200 सीटें। कहा आपको नहीं लग रहा आप कुछ ज्यादा मांग रहे हैं? तो कह रहे ज्यादा कहां मांग रहे हैं, हम 3 सीट ज्यादा सपा को भी तो दे रहे हैं। तो उस तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर के अगर कांग्रेस जाएगी गठबंधन करने, तो वो भी कांग्रेस की गलती होगी। अखिलेश ने तो बड़ा दिल दिखाया है। अब करना ये चाहिए कि कांग्रेस को आज से ही दरवाजे खोलने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, सीटें फाइनलाइज करनी चाहिए, सीटें चिन्हित करनी चाहिए, कैंडिडेट चिन्हित करनी चाहिए, और आज से ही लग जाना चाहिए। नहीं तो लेकिन बहुत देर हो जाएगी। उसमें एक बात और भी है, जैसे पीयूष तो बहुत शानदार पत्रकार है, हम लगातार काम भी किए हुए हैं, और उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन तो कर लिया। आजकल पत्रकार क्रॉस क्वेश्चन करना भूल चुके हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है। और पीयूष तो खैर वो तो अभी जब वहां गए थे, दूषित पानी की जब समस्या इंदौर में हुई थी, वहां पे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया था। पीयूष जैसे लोग कर लेते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, आजकल क्रॉस क्वेश्चन, कल पवन खेड़ा जी की पीसी हो रही थी, तो उसमें आपने अगर देखा हो तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन पवन खेड़ा से ही होने लगा कि भैया वो कंपनी तो तेलंगाना की है, आप क्या एक्शन लेंगे? तो विपक्ष का होता है ना कोई, तो क्रॉस क्वेश्चन आसान हो जाता है। हालांकि मैं पीयूष के लिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन विपक्ष का होता है तो क्रॉस क्वेश्चन आसान हो जाता है, ये भी एक सच्चाई है। और एक बात और भी, अब जरा दूसरे पे आते हैं। हालांकि चंद्रशेखर की बात मैं बता दूं कि आमतौर पर उनको विपक्ष का माना नहीं जाता है, और जिस तरह से राजस्थान में जाके गठबंधन में लड़े, वो हरियाणा में जाके गठबंधन में लड़े, वो हर जगह भाजपा को फायदा पहुंचाते हुए नजर आते हैं। एक बात यहाँ पे उभरी, सर्वे एजेंसी का जिक्र हुआ। हमने देखा आईपैक के साथ बिल्कुल चुनाव के बीच में किस तरह का पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसी ईडी ने क्या किया। चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया, जमानत नहीं होने दी, चुनाव जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद जमानत भी हो जाने दी, ये हमने देखा। उसके बाद आईपैक के साथ अखिलेश यादव ने अपना करार रद्द कर दिया। सर्वे एजेंसियां किस तरह से गड़बड़ झाला कर रही है, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने हरियाणा में क्या किया और कांग्रेस पार्टी की हार की नींव रख दी थी, ये भी हमने आपने देखा। ये जो सर्वे पे भरोसा करके, सर्वे एजेंसी पे भरोसा करके नेता जो उम्मीदवारों की लिस्ट तय करते हैं, उसमें बीजेपी खेल नहीं कर पाएगी, ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, अगर आलोक रंजन उसकी निगरानी कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव लिखा जा रहा है, अखिलेश यादव निगरानी कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अगर आलोक रंजन भी निगरानी कर रहे हैं। और अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए इसमें 2 चीजें हैं संतोष भाई। उस खबर में सीधे तौर पे लिखा है कि 2 आधार पे देखा जाएगा। प्राइवेट एजेंसी का सर्वे तो है ही, लोकल नेताओं का फीडबैक भी है, यानी कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अखिलेश करवा रहे हैं। और अगर आलोक रंजन कर रहे हैं ना उसकी निगरानी, तो आलोक रंजन पे कम से कम समाजवादी पार्टी भी भरोसा कर सकती है,
आलोक रंजन पे हम और आप भी भरोसा कर सकते हैं कि उनके रहते तो गड़बड़ झाला नहीं हो पाएगा। आईपैक को हटाना अखिलेश की मजबूरी थी। आईपैक के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके के भी उसके ऊपर दबाव हो, उस दबाव में अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती तो जाहिर सी बात है एक शंका की स्थिति, एक संदेह की स्थिति जरूर थी अखिलेश के सामने, तो इसलिए उसे हटा दिया गया। नहीं, अब एक बात आते हैं, ये तो चलिए गठबंधन और हो सकता है कि शायद पार्टियां पहले से अब ये तैयार हो। एक बात आती है कि राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं, अखिलेश यादव क्या फैसला करते हैं। दोनों पार्टियों में कहा जाता है कि भाई उनकी मंजूरी बाद में मिलती है, वो पूरे के पूरे कागज किसी और नेता के टेबल पे नजर आते हैं। तो इन्होंने अभी से उम्मीदवार तय कर लिया और वो फाइल किसी और के हाथ में लग गई, तो उनमें से ज्यादातर तो तोड़ लिए जाएंगे, नहीं टूटेंगे तो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, बहुत सारी चीजें हैं। आज तो एक बिजनेसमैन साहब हैं, बिहार की धरती से आते हैं, उन्होंने सिर्फ अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, तो उनके यहाँ ईडी पहुंच गई छापा मारने के लिए। जबकि मोदी जी की आरती उन्होंने भी बहुत करी है। बिल्कुल। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल भी लगातार मोदी जी की आरती क्या करते थे। खैर, इस पे आते हैं। आपने जो कहा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वे वाली जब बात आई ना, तो मैं ये कहने वाला था, आज भी सुनील कौनुगोलू पहुंचे हैं एक रिपोर्ट लेकर के, और ये रिपोर्ट पंजाब की और वो सौंपने गए हैं फिलहाल। तो हरियाणा की रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी, अब पड़ोसी राज्य की रिपोर्ट वो सौंपने जा रहे हैं। आज ही पहुंचे, अब तक सौंप दी होगी, काफी पहले वो फुटेज आ चुके थे। लेकिन कांग्रेस बदली है संतोष भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है, और बीते कुछ दिनों से तो नहीं दिख रही है। मैं तो इस बात को बहुत पहले से कह रहा हूं, लोगों को अब महसूस होने लगा है। अब जिस तरीके से कांग्रेस में राहुल लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ वेणुगोपाल डिसाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब प्रियंका गांधी जो कह रही है वही हो भी जा रहा है, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो खबरें आपको कई बार आती है ना कि डीके शिव कुमार को चुना गया तो उसमें प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान है। अरे भाई, डीके शिव कुमार को चुना गया तो उसमें राहुल गांधी का योगदान है। प्रियंका गांधी के कहने से सिद्धारमैया ने कुर्सी थोड़ी छोड़ी, और राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि डीके शिव कुमार जो है वो कमान संभाले वहां कर्नाटका में। राहुल गांधी को साउथ में, भाई अगर आप लक्षद्वीप पौंडुचेरी हटा दीजिए तो 129 सीटों पे फोकस करना है। राहुल गांधी पर्सनली लगातार आंध्र प्रदेश पे फोकस करके बैठे हैं। चुनाव में अभी वक्त है, चुनाव होगा लोकसभा चुनाव के साथ, अभी से फोकस करके बैठे हैं। वाईएस शर्मिला हर बार आप देखिए, हर एक महीने के बाद ये खबर आ जाती है कि वो यहाँ पे दिल्ली में है और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है। आंध्र प्रदेश के तमाम नेताओं से यहाँ मुलाकात चल रही है, वहां पर वो सक्रिय हैं। तो अब ये वाली जो कांग्रेस है ना, ये राहुल की कांग्रेस है, ये वो वाली कांग्रेस नहीं है। राहुल के सामने गठबंधन की मजबूरी जरूर है कि उनको गठबंधन करना पड़ेगा, लेकिन एक और बात पे आते हैं जी, एक और बात पे आते हैं स्वप्निल भाई, आंध्र प्रदेश पे तो बहुत बड़ी खबर एक चीज और इसमें जोड़ दूं संतोष भाई, एक चीज जोड़ दूं, गठबंधन की मजबूरी जरूर है राहुल के सामने, लेकिन राहुल अपनी बैसाखियों को छोटा करना चाहते हैं। ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो कल हमने चर्चा की थी कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी रही है कि वो उन्हीं सहयोगी दलों को अपने साथ लेती है जिससे वोट बैंक ऐड ऑन होता है। अगर ओम प्रकाश राजभर को लिया तो खासतौर से पूर्वांचल के बेल्ट में राजभर को लेना चाहते हैं। निषाद को साथ लिया तो निषाद समाज को साधना चाहते हैं। अनुप्रिया पटेल को साथ लिया तो उनके समाज को साधना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी वोटों को एड ऑन करने की बजाय एक ही वोट बैंक पर निशाना साधती रहती है। कई बार ऐसा होता है। ये बात सही है कि चाहे समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी तक रखते हैं या जहां भी क्षेत्रीय दल आए, कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को छीनकर वो मजबूत हुई। पिछले कुछ वर्षों में क्या हो रहा है कि मुसलमान जो एकमुश्त अपोजिशन के साथ जाते थे, अब उनको लग रहा है कि सेकुलर पार्टी जो है शायद उनको हिंदुओं का वोट नहीं मिल रहा है तो उनके साथ खड़ी नहीं हो रही, तो नतीजा वो ओवैसी जैसे नेताओं को ढूंढ रहे हैं। एक अलग तरह का फेनोमेना में ये देश फंसता हुआ जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उन्हें मुसलमानों को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हिंदुओं के वोट हमें मिल रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पे जा रहे हैं, उसी ओबीसी का नाग राहुल गांधी अलाप रहे, तो आप मिलकर साथ लड़ेंगे और ओबीसी वोट पर ही आप लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या इसकी बजाय ये ना होता कि पीडीए अगर अखिलेश यादव साध रहे हैं तो बाकी जो कास्ट बचते हैं, जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक रहा है, मैं बार बार उसको बीडीएम का बल्ला कहता हूं, कि आप मुस्लिम वोट को साधिए, आप दलितों को साधने की कोशिश कीजिए जो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है किस तरफ जाए, और आप ब्राह्मण यानी अपर कास्ट को साधने की कोशिश कीजिए। तो ये सर्वे, उम्मीदवार, ये सब तो ठीक है,
क्या कभी कोई तरीका ऐसा आएगा जब राहुल और अखिलेश मिलकर तय करेंगे कि ठीक है, अखिलेश पीडीए को साधने की कोशिश करे और राहुल बीडीएम को साधने की कोशिश करे? देखिए, बड़ी सिंपल सी एक बात है संतोष भाई, इस वक्त जो है पीडीए तो मेरी समझ से परे है, बीडीएम समझ में आता है। पीडीए का अगर आपको पता हो कि क्या है तो आप मुझे बता दीजिएगा, अखिलेश यादव को भी पता है कि नहीं पता है, ये अखिलेश यादव ही जाने। जितनी बार उनसे पूछा जाता है या उनके नेताओं से पूछा जाता है, तो हर बार पीडीए का पता नहीं क्या-क्या बता देते हैं। हम हमारे तो भई आजकल तो सर पे बाल भी नहीं है मेरे। जब थे तब भी सर के बालों में कुछ फँसता नहीं था, सब ऊपर से निकल जाता था पीडीए। दूसरी बात आपने जो बीडीएम की कही, देखिए सपा और कांग्रेस, इन दोनों के गठबंधन का सिर्फ एक फायदा होता है और वो दिखा है पिछले चुनाव में, और वो निश्चित तौर पर वंचित वर्ग का वोट है, दलित वर्ग का वोट है, शोषित वर्ग का वोट है। मुसलमान तो इंडिया अलायंस के साथ आ जाएगा, फिर वो ओवैसी के साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस ने बीच में गलती जरूर करी। अगर आपको याद हो तो बीच में एक समय आया 2019 के आसपास, जब कांग्रेस जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ चली थी। वो एक अलग सा रास्ता उसने अख्तियार कर लिया था, राहुल गांधी की वो पूरी रुद्राक्ष की माला के साथ फोटो और तमाम तरीके की चीजें, उस छवि से लेकिन राहुल अब फिर से बाहर निकल आए हैं। अब फिर से राहुल सेंटर में आकर के और उस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को ये समझ चुके हैं कि जो इस तरीके के लोग हैं उसी तरफ रहेंगे, उनको हम खींच नहीं सकते। तो मुसलमान का भरोसा अब कांग्रेस पे है, ये कहने में किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ओवैसी जैसे लोग आए, भाई मायावती भी तो है ना वहां पे, चंद्रशेखर भी तो लड़ते हैं ना, मायावती भी है, चंद्रशेखर भी लड़ेंगे इस बार। मायावती का हश्र क्या हो गया है? क्यों आखिरकार आज की तारीख में जो दलित वर्ग है वो भरोसा नहीं कर रहा है? मायावती के पास तो एक बड़ा चंक है, उस चंक में थोड़े से ब्राह्मण मिल जाते हैं, थोड़े से और वर्ग मिल जाते हैं, तो मायावती सरकार बना लेती। लेकिन जब आपका पूर्ण वोट बैंक ही आपका साथ छोड़ के चला जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा? तो मायावती के साथ ये हुआ है। अच्छा, वो जो मायावती का उसीलिए कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक बीडीएम को, देखिए एक चीज समझिए, इस देश में जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रोग्रेसिव नेता को भी साधु सन्यासियों के कहने पर देश की आजादी का समय बदलना पड़ा था। इस देश हाँ, में जो आज मोदी जो है, मोदी किससे सीखे? जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ के मेले में जाया करते थे, बाकायदा उनके स्नान करते हुए तस्वीरें आती थी, उनके शीर्षासन यानी योगा करते हुए तस्वीरें अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा करती थी। इंदिरा गांधी ने भी वो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, वो बीजेपी का एक शब्दावली है कि वो हिंदुत्व को उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व में कर दिया। हिंदुत्व अपने आप में एक विशाल परंपरा है, और आज हालत यह है कि बीजेपी के इस सो कॉल हिंदुत्व से हिंदूवादी लोग भी बहुत ज्यादा नाराज है, और हिंदुत्व पे, हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे कोई बीजेपी का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। राहुल गांधी उसको एड्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं वो नेहरू को पढ़ने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं वो इंदिरा गांधी को पढ़ने की कोशिश करते हैं? राजीव गांधी ने 5 साल में जो किया वो शायद इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। 5 साल में राजीव गांधी ने 15 साल 20 साल वाला काम कर दिया था। क्या इन तीनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है? और मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही नेहरू को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हालांकि बाहर वो कुछ और कहते रहे, लेकिन नेहरू, इंदिरा और राजीव, इन तीनों की स्ट्रेटेजी को वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसका एक कॉकटेल और उसमें कुछ मिक्स करके जो मिक्सर कहा जाता है वो उन्होंने बना दिया है। लेकिन राहुल गांधी उसको पढ़ के क्यों नहीं आत्मसात कर पा रहे? मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी का एक बड़ा जो बीजेपी की तरफ चला गया था, वो कांग्रेस की तरफ से किसी भी वजह से नाराज होकर वो वापस कांग्रेस की तरफ आने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस अपना बीडीएम बल्ला उठाए तो सही, उनसे कहे तो सही कि आप वापस आइए। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी लगभग कामयाबी हासिल कर चुके थे। पता नहीं वो विधानसभा चुनाव के बीच में किसी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया और वो पार्टी जश्न में डूब गई, और फिर वो जीता जिताया चुनाव गुजरात में 2017 में हार गए। आप ऑफर तो करिए कम से कम अपने वोट बैंक को, पुराने वोट बैंक को। चलिए मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं, चूंकि आपने नेहरू जी का जिक्र किया, इंदिरा जी का जिक्र किया और जिक्र किया आपने राजीव गांधी का, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं यहाँ पर दर्शकों के लिए। राहुल को इन तीन नेताओं से कंपेयर करके हम राहुल के साथ बड़ा अन्याय करते हैं संतोष भाई, और क्यों करते हैं जरा उस बात को समझिए। नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, मनोनीत प्रधानमंत्री रहे, गांधी का हाथ उनके सर पे था। इंदिरा गांधी नेहरू के संरक्षण में पली बढ़ी। जिस वक्त सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये बात चली कि भाई अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा,
तो नेहरू ने सीधे किसी ने प्रस्ताव दिया इंदिरा गांधी के नाम का, गोविंद बल्लभ पंत खड़े हुए, कहा कि इंदु अभी बच्ची है, और उस पर नेहरू ने तपाक से कहा था उस समय कि नेहरू हम सब में सबसे ज्यादा समझदार है, वो नेतृत्व करने में सक्षम है। नेहरू का हाथ था इंदिरा के साथ, उनके संरक्षण में भी। इंदिरा की राजनीति भी जो थी ना, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी जैसी ऐसी पार्टी नहीं थी, और इस तरीके का तंत्र नहीं था, इस तरीके का आईटी सेल नहीं था। राहुल की राजनीति शुरू होती है 2004 में। राजीव गांधी की भी बात कर लेते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, चुनाव हुए, सबसे बड़ा बहुमत अपना का लेकर के आए। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, एक सहानुभूति थी उनके साथ। कुर्सी पे आने के बाद काम करना बड़ा आसान होता है संतोष भाई। राहुल के साथ राहुल को हम इनसे क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? 2004 में राहुल की राजनीति शुरू होती है। 2004 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी कांग्रेस। सोनिया मनमोहन डॉक्टर साहब को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाती हैं। डॉक्टर साहब बहुत शानदार काम करते हैं, लेकिन राहुल की आप उस समय की भी राजनीति देखिए। उनकी राजनीति में उस समय भी ईमानदारी की झलक थी। वो अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल जाया करते थे। वो अपनी सरकार के समय पे जाकर के किसानों से उनकी समस्याओं पे बात किया करते थे, दलित वर्ग से उनकी समस्याओं पे बात किया करते थे, भट्टा परसौल की यात्रा किया करते थे। राहुल की राजनीति में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन क्या हुआ ना, राहुल को समझने में इस देश ने बड़ा टाइम लगा दिया। या फिर इसे इस तरीके से कहिए कि राहुल के खिलाफ जिस तरीके का दुष्प्रचार किया गया, उस तरीके का दुष्प्रचार ना तो नेहरू को अपने जीते जी झेलना पड़ा, ना इंदिरा को अपने जीते जी झेलना पड़ा, ना राजीव जी को अपने जीते जी झेलना पड़ा। इस तरीके का तो नहीं झेलना पड़ा। राजीव जी को हालांकि कुछ हद तक झेलना पड़ा था, लेकिन इस हद तक बिल्कुल नहीं, कतई और कतई तौर पे नहीं। राहुल को तो शुरुआत में ही आपने क्लीन बोल्ड कर दिया। राहुल को तो शुरुआत में ही अन्ना एंड गैंग आ गई सामने, जब बिल्कुल वो आपने कमान संभालने की स्थिति में आए, तो उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, राहुल जो थे अब वो देश के सामने हैं, और अब देश राहुल पे भरोसा कर रहा है, ये भी एक सत्यता है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हम चर्चा कर रहे थे, तो बस चलते चलते इतना ही कहूंगा कि संतोष भाई 70-75 सीटें बिना मांगे ये ऑफर अखिलेश ने दिया है। कांग्रेस को चाहिए जाकर के बैठे और अब अपने 70-75 कैंडिडेट खोजे। ये कड़वी बात है कांग्रेस के लिए। और वो 70-75 कैंडिडेट भी ढूंढे और 70-75 जीतने वाली सीटें भी ले और अपने पुराने नए तमाम समीकरणों को जोड़कर एड ऑन करे। ये लड़ाई जी 40% की नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी को ऐसी 70-75 सीटें चुननी चाहिए जहां पर वो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को मिला के 60% तक पहुंचे, क्योंकि 5-10% का गड़बड़ झाला तो बीजेपी करेगी। ज्ञानेश कुमार है, चुनाव आयोग है, मशीनरी है, सरकार है, ये हम और आप सभी जानते हैं। आज की तारीख में आपको बीजेपी को हराने के लिए 60% वोट बैंक का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये चर्चा हमारी इस तरह से जारी रहेगी। हम और स्वप्निल भाई लगातार दर्शकों के सामने आते रहेंगे और इसी तरह की चीजें आपको बताते रहेंगे। और क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्षी राजनीतिक दल की भी जरूरत बहुत ज्यादा है, और आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि तमाम चीजें हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है। स्वप्निल भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।